चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मुंबई के पॉश इलाके मॉडर्न रोड में हाजी मस्तान के पैडर रोड वाले बंगले पर एक मीटिंग चल रही थी। जान लेते हैं कि आखिर ये मीटिंग हो क्यों रही थी। ऐसे ही सवालों के जवाब के साथ साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री का वो डेंजर पल आपको बताने जा रहे हैं जिसने मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर का नजारा आम सा कर दिया। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दाऊद इब्राहिम की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जानते हैं। तो आपको बता दें कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरद राजन मुदलियार मुंबई के ये तीन अलग अलग इलाके में अपना अपना अवैध धंधा किया करते थे, पैसा कमाया करते थे। कोई किसी दूसरे के इलाके में इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन साबिर इब्राहिम कास्कर और उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम कास्कर ने मिलकर अपनी एक गैंग बनाई और ये किसी के भी इलाके में जाकर वारदात करने लगे। खासतौर से पठान गैंग को यह विशेष रूप से तंग करते थे, जिसके चलते इन दोनों के बीच दुश्मनी पनपने लगी। दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर भी होने लगे। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हाजी मस्तान ने इन दोनों के बीच समझौता कराने की पहल करी। उसने अपने पैडर रोड वाले बंगले में सभी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनवाइट किया। ये मीटिंग साल 1980 के जुलाई के महीने में बुलाई गई। तब मीटिंग में साबिर कास्कर के साथ उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम भी शामिल हुआ, जबकि पठान गैंग की तरफ से अमीर ज़ादा आलम जेब और उसके साथी मौजूद थे। इसके अलावा करीम लाला, हाजी मस्तान, जेना भाई दारूवाला भी था। सभी की मौजूदगी में कुरान पर हाथ रखकर दोनों गैंग ने आगे शांति बनाए रखने की कस्में खाई। इस समझौते के पालन में दाऊद इब्राहिम गैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो अभी इस धंधे में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। समस्या थी तो पठान गैंग के बड़े गैंगस्टर अमीर जादा और आलम जेब को। उन्हें लग रहा था कि ये कल के छोकरे हैं जिनके सामने उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। लेकिन हाजी मस्तान के दबाव के आगे उन्होंने समझौता कर ही लिया। लेकिन पठान गैंग के दिमाग में दाऊद इब्राहिम गैंग के लीडर को रास्ते से हटाने की खतरनाक चालें मचल रही थी। इस समझौते से केवल हाजी मस्तान ही श्योर रहा होगा कि कम से कम ये लोग कुरान की इज्जत तो जरूर रखेंगे। इस दौरान मुंबई के ग्रांट रोड पर कांग्रेस हाउस के नाम से एक बिल्डिंग हुआ करती थी, जो आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स के मिलने की जगह हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद ये बिल्डिंग एक तरह से लावारिस हो गई और साल 1980 आते आते इस पर मुजरा करने वाली औरतों ने अपना हक जमा लिया। उस समय मुंबई के शौकीन लोग यहाँ आया करते थे। इनमें शौकीन गैंगस्टर भी शामिल थे, जो यहाँ औरतों का नाच गाना देखने आते थे। इस ओल्ड कांग्रेस हाउस में चित्रा और नंदा नाम की दो ऐसी लड़कियां रहती थी, जो खूबसूरत और जवान थी, जिनकी अदाओं ने यहाँ आने वालों को अपना दीवाना बना लिया था। इन्हीं लड़कियों के दीवानों में साबिर कास्कर का भी नाम शामिल था। वो लगभग रोज ही चित्रा का नाच देखने के लिए आया करता था, फिर देर रात उसे अपने साथ लेकर घूमने निकल जाता था। कभी पिक्चर, कभी जुहू चौपाटी, तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। हालांकि साबिर शादीशुदा था, उसकी शादी साल 1978 में ही हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके और चित्रा के रिलेशन के बारे में सभी को जानकारी थी। इस बात की जानकारी पठान गैंग को भी लगी। समझौते के बाद कुछ ही महीने बीते कि पठान गैंग अब इस जानकारी से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पठान गैंग के इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दो अलग अलग बातें हैं। इनमें से पहले बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग पठान गैंग ने भी उसी पुराने कांग्रेस हाउस से ही अपनी साजिश की शुरुआत की। चित्रा और नंदा एक दूसरे की गहरी दोस्त थी और एक दूसरे से अपनी तमाम बातें बताती थी। पठान गैंग ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक आमिर ज़ादा को नंदा के पास भेजा। आमिर ज़ादा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर साबिर और चित्रा की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिलने लगी। साबिर ये भी समझता था कि चित्रा और नंदा दोनों गहरी सहेलियां हैं, लिहाजा एक दूसरे के प्लान के बारे में भी बातें बताती होंगी। पठान गैंग का मंसूबा पूरा हो गया। अब चित्रा और साबिर के मिलने की टाइमिंग और लोकेशन के बारे में उस तक जानकारी पहुंचने लगी। अब बारी थी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग हमला करने की। कहते हैं कि पठान गैंग ने अपने इस साजिश में एक और व्यक्ति को शामिल किया। दरअसल उस समय मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में एक और व्यक्ति अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा था और उसका नाम था मनोहर सुर्वे उर्फ मान्या सुर्वे। मान्या सुर्वे बहुत ही खतरनाक आदमी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह शरीर से बहुत ही मजबूत और दिमाग से तेज था। यह पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था। जेम्स हार्डली चेज नॉवेल पढ़ा करता था। कहते हैं कि साबिर कास्कर को मारने के लिए पठान गैंग ने इसे अच्छे खासे पैसे दिए। साबिर कास्कर को मारने की सारी योजना इसने ही बनाई थी।
साल बदल चुका था। 11 फरवरी 1981 के दिन साबिर ने अपनी महबूबा चित्रा के साथ मुंबई की सड़कों पर रात बिताने का फैसला किया। वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने वाला था। ये बात चित्रा ने नंदा को बताई और नंदा से इस बात को आमिर ज्यादा ने पूछ लिया। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। सफेद कलर के एम्बेसडर में मान्या सुरवे के साथ आमिर जादा, आलमजेब साबिर का इंतजार ही कर रहे थे। लगभग 1 बजे साबिर की गाड़ी चित्रा को लेकर मुंबई की सड़कों पर निकली। इस बीच जब साबिर कास्कर की गाड़ी हाजी अली दरगाह के चौराहे से टर्न लेने के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ी तो साबिर कास्कर ने अपनी गाड़ी के शीशे में पीछे से आई हुई एक कार को देखा जो फूलों से सजी हुई थी और उसकी गाड़ी पीछे आ रही थी। देखने पर वो किसी शादी वाली गाड़ी की तरह लग रही थी। साबिर को लगा कि ये कोई शादी वाली गाड़ी है जो इसी रास्ते पर चल रही है, लेकिन साबिर को कोई अंदाजा नहीं हो पाया। आगे चलकर साबिर ने प्रभादेवी इलाके के सर्वो पेट्रोल पंप पर अपनी कार को पेट्रोल भरने के लिए रोका। इस समय फूलों से सजी वो गाड़ी भी उसी कार के पास आकर खड़ी हो गई। साबिर ने चित्रा को तत्काल उतारने के लिए कहा और अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरी कार से निकले लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साबिर के शरीर पर 9 गोलियां लगी और उस कार में कुल 19 गोलियां थी। पेट्रोल पंप पर चित्रा एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी और बाकी सभी डरे हुए खड़े थे। बताया जाता है कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड मान्या सुरवे था। तो एक्चुअल में दूसरी थ्योरी के मुताबिक इस हत्याकांड में मान्या सुरवे कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं था। हाजी अली के नजदीक 11 फरवरी 1981 को आलमजेब और आमिर जादा जो उसकी दुकान पर खड़े थे, उनके साथ दोनों और मौजूद थे, साथ ही कार में ड्राइवर भी था। ये लोग अपने जूस का इंतजार कर रहे थे कि तभी लगभग 10:30 बजे उन्होंने सफेद रंग की फिएट कार को जाते हुए देखा, जिसमें उन्होंने साबिर इब्राहिम कास्कर और चित्रा को जाते हुए देखा और अपनी कार साबिर की कार के पीछे लगा दी। दरअसल इस दूसरी थियरी में भी चित्रा और नंदा का वही रोल था जो पहली थियरी में है, यानी पठान गैंग ने नंदा के जरिए चित्रा का इस्तेमाल साबिर की लोकेशन और टाइमिंग की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए किया। साबिर इस बात को समझ नहीं पाया कि जो कार उसके पीछे लगी है उसमें उसकी मौत बनकर कुछ बदमाश बैठे हैं। साबिर की कार प्रभादेवी पेट्रोल पंप के पास रुकी। तब तक साबिर को खतरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो कुछ कर पाता इसके पहले ही पीछे वाली गाड़ी से 5 लोग उतरते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। चित्रा को उतारकर उन्होंने साबिर को मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर साबिर की हत्या के बाद अपने जुनून में ये सभी मुसाफिर खाना स्थित साबिर के घर के गेट पर पहुंचे और उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उस गेट पर फायरिंग को देखकर उस समय उनके घर में मौजूद खालिद पहलवान अलर्ट हो गया और उसने भी इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। जब दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी तब उन्होंने वहां से भाग जाना ही सही समझा और वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन वहां से निकलकर ये लोग मुसाफिर खाना स्थित दाऊद इब्राहिम के घर पहुंचे और वहां भी जाकर गोलीबारी करी। लेकिन दाऊद के घर में मौजूद खालिद ने जब पलटवार में गोली चलाई उसके बाद ये लोग वहां से भाग गए। लेकिन तब तक घर के सभी लोग जाग चुके थे और बहुत जल्द ही उन्हें पूरी घटना के बारे में भी जानकारी मिल गई। इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम बुरी तरह बौखला गया और उसने इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड ने बाकायदा एक कॉरपोरेट कंपनी का स्वरूप लेना शुरू किया। आगे चलकर इसे डी कंपनी नाम दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।